Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाओगे। अगर इस तरीके से आपको वो टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो एक बहुत सिंपल तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आप लोग को ये वाला चैनल मिलेगा। यहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जाना और वहाँ पर भी जाकर अगेन आपको सर्च बॉक्स में दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना है, ये वाला आपको प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में आप सभी लोग डिस्कस कर सकोगे। तो लेक्चर को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज हो सकता है सेशन थोड़ा सा लेट हो जाए। देखो यार, शेड्यूल ना बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा है, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में डेली करंट अफेयर वाला जो शाम वाला वीडियो है ना, उसमें कंसिस्टेंसी काफ़ी ब्रेक हुई है। लेकिन जो मॉर्निंग वाला वीडियो है वो डे टू डे अपलोड हुआ है, उसमें अभी तक कभी भी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं हुई है। हर रोज़ वीडियो अपलोड हो रहा है, वहाँ पे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सारा का सारा कंटेंट वहीं पे कवर कर दूँ। लेकिन कुछ आर्टिकल्स हैं अलग अलग सोर्सेज के, तो उसको मैं शाम में कवर कर देता हूँ। तो आज से मैं पूरा कोशिश ये करूँगा कि वीडियो आपका कंटिन्यू रहे और हमेशा शाम को वीडियो अपलोड होता रहे, चाहे थोड़ा सा लेट हो जाए भले ही, लेकिन शाम को अपलोड हो जाए, है ना। आप लोग यहाँ पर कब तक वीडियो को देख सकते हो, 8:30 9 तक यहाँ पर हो सकता है मैं अपलोड कर दिया करूँ, लेकिन शाम में थोड़ा सा लेट हो जाए। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि आपको रेगुलर ये शाम वाला वीडियो भी मिलता रहे, ठीक है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट आर्टिकल से। पहला आर्टिकल बात करता है इंडिया के स्पेस इकोसिस्टम के बारे में, यानी हम लोग अंतरिक्ष के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अंतरिक्ष के अंदर जैसा इसरो का परफॉर्मेंस है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। उस परफॉर्मेंस को कैसे हम लोग और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, स्पेस वगैरह के बारे में डिस्कशन होगा। तो इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी का और साथ ही साथ में अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक का, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पहली चीज़, आखिरकार ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया गया, क्योंकि हम लोगों ने पिछले साल इंडियन स्पेस एसोसिएशन को बनाया था, जिसको हम लोग इस्पा के नाम से जानते हैं। तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन को लगभग 1 साल हो चुके हैं, तो इसकी 1 साल की एनिवर्सरी को रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है, जिस वजह से यहाँ पर इंडिया का स्पेस इकोसिस्टम न्यूज़ में आ चुका है। बोला यह जा रहा है कि जो भारत का स्पेस इकोनॉमी है, अंतरिक्ष से जो भी यहाँ पर हमारी इकोनॉमी जनरेट हो रही है ना, वो 2025 तक लगभग 13 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुँच जाएगी, ऐसा एक रिपोर्ट ने बताया है, जिस रिपोर्ट को तैयार किया गया है EY यानी अर्न्स्ट एंड यंग के थ्रू, ठीक है ना, और साथ ही साथ में इस्पा के थ्रू यानी इंडियन स्पेस एसोसिएशन के थ्रू। तो इन्होंने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करी, जिसके अंदर बताया गया 2025 तक इंडिया का स्पेस इकोसिस्टम 13 बिलियन यूएस डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। अब इस रिपोर्ट के और क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है उसको समझते हैं इन्होंने और क्या चर्चा की है। इन्होंने यहाँ पर ये बोला, जो स्पेस लॉन्च सेगमेंट है ना, ये लगभग आप कह सकते हो उसका जो ग्रोथ रेट होने वाला है वो है 30% का, 13% का। तो 13% से यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा स्पेस सेक्टर ग्रो होगा। धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पर स्पेस के लिए कौन सी एजेंसी काम करती है, वो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब ये यहाँ पर एक गवर्नमेंट बॉडी है, सरकार से वहाँ पे फंडिंग आती है, उसके बाद सारा काम किया जाता है ना। लेकिन अभी हमारा फोकस ये है कि हम लोग इस पूरे स्पेस इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर को भी एंटर करें। प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर आएगा तो इसरो की पावर और ज़्यादा बढ़ेगी। पावर बढ़ने का मतलब है कि इसरो और ज़्यादा खुलकर अलग अलग सेक्टर्स में रिसर्च कर पाएगा और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। इसरो को किसी का सपोर्ट मिलेगा, जैसे बाकी सारे देशों में मिलता है। फॉर एग्जांपल यूएस में आप देखोगे स्पेस एक्स वगैरह नज़र आते हैं, नासा को यहाँ पर उनसे काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है। तो वही काम हम लोग देख पा रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर को भी आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा इन्हेंस करने वाले, हम लोग बड़ा करने वाले हैं अपने पूरे के पूरे स्पेस इकोसिस्टम के अंदर में। हमारा फोकस ये होगा कि जो सैटेलाइट सर्विसेज वगैरह हैं, क्योंकि देखो अभी के टाइम पर भी हमारी जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमी जनरेट होती है पूरे स्पेस में, वो सैटेलाइट के माध्यम से होती है। हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, बहुत सारे डेटा जनरेट करते हैं, बहुत सारे अलग अलग देशों की सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। तो उसके पर्पज़ से आप लोग देख सकोगे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हम लोग को मिलते हैं। नाउ जो हमारे देश की सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी है ना, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। सैटेलाइट को जो बनाने की अपॉर्चुनिटी है, ये आप कह सकते हो 2025 तक 3.2 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने वाली है। साल 2020 में ये लगभग 2.1 बिलियन डॉलर्स तक की, तो मतलब
जो सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग है इसको भी हम लोग आने वाले टाइम पर इंक्रीज़ करेंगे। और हमारे पूरे स्पेस सेक्टर के अंदर में सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इन सब चीज़ों के अंदर एक सपोर्ट मिल रहा है ISPA का। ISPA यानी इंडियन स्पेस एसोसिएशन। जैसा इसरो है ना, इसरो को सपोर्ट मिल रहा है ISPA का, आने वाले टाइम पर ISPA का और ज़्यादा रोल बढ़ने वाला है। ISPA क्या है? इंडियन स्पेस एसोसिएशन। फिर से बता रहा हूँ, इसको लॉन्च किया गया था साल 2021 में, यानी पिछले साल की ही बात है। इसका काम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्पेस से संबंधित, यानी कि स्पेस सेक्टर से रिलेटेड काम करता है। ये भी बेसिकली सरकार का ही एक अप्रोच है, यानी सरकार ने जो भी स्पेस के अंदर रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी है, अंतरिक्ष को लेकर कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करी है, जहाँ पे सरकार का एक कोशिश ये भी है कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर को भी थोड़ी सी छूट दें, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी स्पेस को लेकर नए नए इनोवेशंस कर सके, प्राइवेट सेक्टर भी अपना रोल बढ़ा सके स्पेस सेक्टर में, क्योंकि अभी के लिए केवल और केवल इसरो ही काम कर रहा है। तो उस चीज़ को लेकर सरकार का एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है इस ISPA को। क्लियर हुई ये बात? तो ISPA बेसिकली यहाँ पर यही काम कर रहा है, इंडिया की स्पेस इंडस्ट्री की एक वॉइस बनकर निकलेगा, डोमेस्टिकली यहाँ पे हमें सपोर्ट करेगा, हमारे इसरो को सपोर्ट करेगा। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि भारत की स्पेस इकोनॉमी को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, भारत को स्पेस के मामले में सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, यानी हम आत्मनिर्भर बन सकें दुनिया भर के साथ में। आप देखोगे और ज़्यादा ये लिंकेजेस को बढ़ाएगा, उनके साथ में आप कह सकते हो जो स्पेस सेक्टर है उसको लेकर यहाँ पर आप कह सकते हो कोऑपरेशन बढ़ाने वाला है, जिससे कि हमारे लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा, हाई स्किल जॉब्स जनरेट होंगी, तो ये भी फ़ायदा देखने को मिलेगा। बाकी इंपॉर्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया को एक ग्लोबल लीडर बनाना है स्पेस सेक्टर में, ये बेसिकली यहाँ पर इसका एक टारगेट है, एक इसका आपको ये सिग्निफिकेंस भी देखने को मिलेगा। बहुत सारी जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज है वो अपना इंटरेस्ट दिखा रही हैं भारत की स्पेस इकोनॉमी के अंदर में, स्पेस डोमेन सेक्टर के अंदर में, कि हाँ हम भी स्पेस में काम करेंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स को इतना सपोर्ट पहले नहीं मिल रहा था, बट अब धीरे धीरे यहाँ पर उन प्राइवेट सेक्टर को भी स्पेस इकोसिस्टम में एंटर किया जा रहा है। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन ये आता है कि इतने बड़े बदलाव करे जा रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्यों आखिरकार हम लोग प्राइवेट सेक्टर को स्पेस सेक्टर में उतार रहे हैं? ताकि हम लोग क्या कर सकें, अपने स्केल को, अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको और ज़्यादा दुगना कर सकें। क्योंकि फॉर एग्जांपल करेंट टाइम पर इसरो काम करता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बेसिकली सेंट्रली फंडेड बॉडी है, यानी कि जो सारा का सारा पैसा आ रहा है ना, जब बजट अनाउंस होता है ना, तो उसके लिए यानी इसरो के लिए अलग से यहाँ पर कुछ पैसा रख दिया जाता है कि हाँ इतना पैसा इसरो को मिलेगा। कितना? लगभग हर साल 14 से 15 हज़ार करोड़ रुपए यहाँ पर इसरो के लिए एक बजट बनाकर रख दिया जाता है। और पता है ज़्यादातर जो वो पैसा है कहाँ पे खर्च होता है? रॉकेट्स को बनाने में, सैटेलाइट्स को बनाने में, तो ज़्यादातर पैसा वहीं पर निकल जाता है, जिसके चक्कर में हम लोग आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो यहीं पर एक सबसे महत्वपूर्ण स्टेप ये होगा कि प्राइवेट प्लेयर्स को एंटर किया जाए इस मार्केट में, और मार्केट में यहाँ पर एंटर होंगे, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, कुछ काम यहाँ पर बढ़ पाएगा, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स कर पाएंगे, कुछ इसरो कर पाएगा। और आपको पता है जब काम डिवाइड हो जाएगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा, इसरो और भी अलग अलग जगह पर रिसर्च कर पाएगा, दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, प्राइवेट और इधर इसरो। तो इससे यहाँ पर इन दोनों की साथ में मिलकर जो कैपेसिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी। ये बात आपने क्लियर हुई, ठीक है ना? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर, रशिया के अंदर भी ऐसा ही है। इनकी जो खुद की स्पेस एजेंसीज़ हैं ना, उन स्पेस एजेंसीज के साथ साथ उनके देश में अलग अलग प्राइवेट सेक्टर हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में देखोगे तो ब्लू ओरिजिन आपको नजर आएगा, वैसे तो नासा तो है ही, नासा के अलावा आपको स्पेस एक्स नजर आता है इलॉन मस्क का, देन उसके बाद यहाँ पर ब्लू ओरिजिन नजर आता है, आपको वर्जिन गैलेक्टिक देखने को मिलेगा। ये 3 सबसे पॉपुलर प्राइवेट सेक्टर्स नजर आते हैं, है ना? ब्लू ओरिजिन जैसे जेफ बेजोस का है, स्पेस एक्स यहाँ पर इलॉन मस्क का, इनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, आप लोगों को मैं बता दूंगा इनका नाम चेक करके, वैसे पता होगा आपको वर्जिन गैलेक्टिक किसका है ये। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि भारत के अंदर भी ये काम किया जाए। ठीक बात हो गई, क्लियर हो गया? तो छोटा सा आर्टिकल था, ज़्यादा कुछ डिटेलिंग्स यहाँ पर नहीं थी, लेकिन इंपॉर्टेंट था। अगले आर्टिकल पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको आप लोग प्रेस कर दो। एक छोटा सा टारगेट होता है 2K प्लस लाइक्स का, उसको आप लोग पूरा करवा सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2022 के बारे में, डिस्कस करते हैं। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर टॉपिक हैं, प्रीलिम्स के लिए देखो इंपॉर्टेंट है ही, उसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, यहाँ से आप लिंक कर पाओगे। होता क्या है, हाल ही में इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2022 की एक रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट को रिसेंटली यहाँ पे रिलीज किया गया है। किसके थ्रू रिलीज किया गया है? OECD के थ्रू, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये जो फुल फॉर्म है ध्यान रखना, आगे से मैं इसको OECD ही बोलूँगा क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में आने वाला है। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने
एक रिपोर्ट रिलीज करी है जिसका नाम है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2022। माइग्रेशन का मतलब पता है ना कि कितने लोग एक देश को छोड़कर दूसरे देश में माइग्रेट करे हैं, है ना, कहाँ पर लोग एक तरीके से आप कह सकते हो कौन कौन से देशों में माइग्रेट करे हैं, उसको लेकर ये रिपोर्ट आई है। 2022 की रिपोर्ट है, यानी 2022 में आई है, तो इसमें जो सारा डेटा है ना वो पिछले साल का होगा, 2021 के अंदर होगा कि कौन कौन से देशों के अंदर कहाँ कहाँ से कितने कितने लोगों ने ट्रैवल किया है, यानी माइग्रेट किया। अगर हम लोग ऐसा बोले तो एक होता है परमानेंट माइग्रेट, एक होता है टेम्पररी माइग्रेट। एक तो यानी परमानेंटली यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं, वो मैं आगे आपको धीरे धीरे समझाता रहूँगा। इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स को हम लोग तुरंत कवर करते हैं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर का अगर हम लोग सिनेरियो देखते हैं ना तो 2020 में माइग्रेशन काफ़ी कम हो चुका था। 2020 में लोग इधर उधर जाना बंद कर दिए थे। रीज़न आपको पता है, क्योंकि कोरोना चल रहा था, कोरोना क्राइसिस था। तो जो परमानेंट टाइप माइग्रेशन था ना, ये ओईसीडी कंट्रीज़ के अंदर ये वापस से आ चुका है। ओईसीडी कंट्रीज़ कौन सी हैं? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये कंट्रीज़ कौन सी हैं वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा, सब पता चलेगा, एंड तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हुआ यहाँ पर ये कि साल 2020 वो एक ऐसा साल था जहाँ पर लोगों ने माइग्रेट करना बंद कर दिया था, लेकिन साल 2021 यानी पिछले साल के अंदर चीज़ें वापस से लौट रही हैं, यानी कि परमानेंट टाइप का जो माइग्रेशन है ना वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे लगातार आप कह सकते हो लोग वापस से ओईसीडी कंट्रीज़ के अंदर माइग्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया। ये तो यहाँ पे परमानेंट टाइप माइग्रेशन हुआ। एक होता है फैमिली माइग्रेशन, पूरे फैमिली के साथ यहाँ पर दूसरे कंट्री में माइग्रेट कर गए, है ना। तो जो फैमिली माइग्रेशन है वो भी पिछले साल 40% से बढ़ा है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। तो अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा है। 2020 में ये 17% तक गिर गया था कोरोना की वजह से, लेकिन पिछले साल ये वापस से बढ़ चुका है। फिर साल 2020 में, यानी 2020 की जब बात करते हैं तो लगभग 4.4 मिलियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने ओईसीडी कंट्रीज़ के अंदर एनरोल किया था, है ना। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसकी वजह से यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो ज़्यादातर जो बच्चे गए थे ना, कहाँ कहाँ पे गए थे? यूएस के अंदर, यूके के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही इन्होंने एनरोलमेंट किया था। ज़्यादातर बच्चे यहीं पर पढ़ाई करने के लिए गए थे। तो यूएस अभी भी एक सबसे बड़ा रेसिपिएंट है, यहीं पर अभी भी सबसे ज़्यादा परमानेंट इमिग्रेंट्स आपको नजर आएंगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, माइग्रेंट क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है? जब एक दूसरी कंट्री के अंदर आप टेम्परेरी बेसिस पर जा रहे हो, कुछ समय के लिए जा रहे हो, आपके कंट्री के अंदर कुछ सिचुएशन ख़राब है जिसकी वजह से आप गए, सिचुएशन सही हुई, आप वापस आ गए। एक होता है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब होता है कि आप परमानेंटली चले गए, वहाँ पे सेटल होने के लिए चले गए, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसा समझ सकते हो। जो माइग्रेंट्स हैं ये अपने कंट्री के अंदर किसी पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे पर्टिकुलर प्लेस तक यहाँ पर ट्रैवल करना भी हो सकता है, वो आपको माइग्रेंट कहलाता है, ठीक है ना। तो माइग्रेंट इमिग्रेंट यहाँ पे ध्यान रखना, कोई ज़्यादा इसमें खास याद रखने वाली, ऐसी कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा ना। तो यूएस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो जो परमानेंट इमिग्रेंट्स हैं, इमिग्रेंट्स क्या होते हैं? जो कि परमानेंटली सेटल होने के लिए जा रहे हैं। तो यूएस के अंदर 2021 में ये परमानेंट वाले लोग बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। यहाँ पे आप देखोगे साल 2020 के अंदर सिचुएशन थोड़ी ख़राब हुई थी, साल 2019 के अंदर भी यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी। आप देखोगे साल 2020-21 के अंदर सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल, मतलब लोग जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा माइग्रेंट करने लगे। यानी कि परमानेंट जो इमिग्रेंट्स हैं साल 2021 में ये लगभग 8,34,000 थे। यूएस के अंदर 2021 में बहुत सारे लोगों ने एंटर किया, परमानेंटली वहाँ पर आप कह सकते हो कि सेटल होने के लिए गए, ठीक है ना। मतलब 2020 के, अगर हम 2020 से इसको कंपेयर करें तो 2021 के अंदर 43% ज़्यादा लोग यहाँ पर यूएस के अंदर माइग्रेट करे थे, और 2019 से थोड़े से कम थे, क्योंकि 2019 के अंदर ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा ट्रैवलिंग हुआ करती थी, ज़्यादा लोग यहाँ पर माइग्रेट किया करते थे, क्योंकि 2019 में कोरोना जैसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ आराम से चला करता था। लेकिन 2020 में हालत ख़राब हो गई थी तो ख़त्म हो गया था। 2021 में चीज़ें वापस हो रही हैं, वो यहाँ पर कहने का मतलब है। अब इंडिया के सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर देखोगे चाइना और इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, लगभग 22% चाइना से और इंडिया से 10% के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं ना वो ओईसीडी कंट्रीज़ के अंदर गए हैं, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री नज़र आती हैं। जब आप लोग देखते हो इंडिया और चाइनीज़ स्टूडेंट्स का, जहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा माइग्रेट किया है या फिर सबसे ज़्यादा एजुकेशन को परमिट मिला है, तो अगर हम बात करें 2015 के अंदर इंडियन और चाइनीज़ स्टूडेंट्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा इनको एजुकेशन परमिट मिला, वो कौन कौन सी कंट्रीज़ थी? तो बेसिकली यहाँ पर ओईसीडी कंट्री की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ओईसीडी कंट्री में आता है यहाँ पर कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, जापान, और उसके बाद में आप देख पाओगे
कि चाइना से ज़्यादा इंडियंस यहाँ पर आपको इन सब कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिलेंगे। इंडियन स्टूडेंट्स आपको इन कंट्रीज़ में देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर एजुकेशन परमिट जिनको मिला था, जो कि पढ़ाई करने के लिए गए थे। तो इंडियन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, आप कह सकते हो चाइना के कंपैरिजन में, जो कि अलग अलग देशों के अंदर पढ़ाई करने के लिए गए हैं। स्टूडेंट की पॉपुलेशन भारत की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द चाइना। क्लियर हो गई। अब ओईसीडी की बात करते हैं। आखिरकार ये ओईसीडी कंट्रीज़ के बारे में चर्चा की जा रही है। ओईसीडी कंट्रीज़ के अंदर ही लोगों ने ट्रैवल किया है, तो आखिरकार क्या है ये ओईसीडी? ओईसीडी की फुल फॉर्म मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी। ये बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे देश आते हैं जिनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है, हाई इनकम इकोनॉमीज़ होती हैं, बहुत अच्छे वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, लोगों की बहुत अच्छी अर्निंग होती है, सैलरीज होती है। बेसिकली उनको हम लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ बोल सकते हैं। इस ओईसीडी को बनाया गया था 1961 में। इसका हेडक्वार्टर आपको फ्रांस के अंदर पेरिस में नज़र आता है। टोटल 38 मेंबर्स आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। जो मोस्ट रीसेंट कंट्री है कोलंबिया ने यहाँ पर इसको ज्वाइन किया था साल 2020 में, और कोस्टा रिका ने इसको ज्वाइन किया था साल 2021 में। तो ये हाल ही में ओईसीडी को ज्वाइन करने वाली कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। क्या इंडिया इसका मेंबर है? ध्यान रखना, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, क्वेश्चन बन जाता है, बट एक इकोनॉमिक पार्टनर है, लेकिन इसका कोई मेंबर नहीं है ओईसीडी का, ध्यान रखना। फिर एक और बहुत रेलिवेंट पॉइंट है, ओईसीडी कौन कौन सी रिपोर्ट्स को लेकर आता है? बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, जैसे गवर्नमेंट एट ग्लांस और ओईसीडी बेटर लाइफ इंडेक्स। ये दो रिपोर्ट्स हैं जो कि ओईसीडी लेकर आता है। क्लियर हो गया? सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। आपको पता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिसेंटली आया है, जहाँ पे भारत की रैंक काफ़ी बेकार आपको देखने को मिलती है। तो डिस्कस करेंगे आखिरकार क्या सिचुएशन रहा है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर क्या कंट्रोवर्सी हो चुकी है, उस कंट्रोवर्सी के बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा रेलिवेंट आर्टिकल है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो एक एक बात बहुत ध्यान से आप लोग सुनते हुए चलना, क्योंकि इस वाले आर्टिकल को मैंने इंडियन एक्सप्रेस से उठाया हुआ है, ठीक है ना। तो इंडियन एक्सप्रेस की डिटेलिंग्स बहुत अच्छी थी, तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इंक्लूड कर चुका हूँ। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर ये सारे टॉपिक हैं, हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू चिल्ड्रन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक नज़र आता है। तो रिसेंटली हमने देखा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 आ चुका है। 121 देशों की रैंकिंग तैयार की गई है, जिसमें से भारत की रैंक 107 रखी गई है। और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 116 देशों में से भारत की रैंक 101 थी। तो मतलब आप देखो कि पिछले साल के कंपैरिजन में भी अब की बार भारत की रैंकिंग थोड़ी सी डाउन होती हुई नजर आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स आखिरकार है क्या। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसा टूल है जो कि आप कह सकते हो भुखमरी को मापने का काम करता है। मान लो कि पूरे दुनिया भर में, पूरी कंट्री के अंदर, किसी भी देश के अंदर, किसी भी रीजन के अंदर भुखमरी किस लेवल पर है उसको नापने का काम करता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और कैसे मापता है? किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो 4 चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। वो 4 चीज़ें क्या क्या हैं? वो है अंडर नॉरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टिलिटी। इन 4 चीज़ों के ऊपर वो जोर देता है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में या दुनिया के लेवल पर अगर ये 4 चीज़ों की कंडीशन थोड़ी सी बुरी है तो अगेन ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर उस कंट्री की रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा बुरी नजर आएगी। और अगर ये चीज़ें सही से चल रही हैं तो उस इंडेक्स के अंदर उस कंट्री की रैंकिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जब तैयार किया जाता है, कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है, तो यहाँ पर इनको स्कोर भी दिया जाता है। 100 में से उनको स्कोर मिलता है। और एक बात ध्यान रखना, अब आप सोच रहे होंगे जिसके नंबर 100 में से सबसे ज़्यादा होंगे वो एक अच्छे लेवल पर होगा। ऐसा नहीं है, इसमें उल्टा है। 100 में से नंबर तो देते हैं, लेकिन जिसके 100 में से बहुत जो लोवेस्ट स्कोर होगा ना, वही सबसे टॉप पर होगा कंट्री। यानी अगर किसी के 100 में से 100 है, वो बुरे हालात में, बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात में, ठीक है ना, वर्स्ट सिनेरियो में है। तो यहाँ पर जितना कम स्कोर होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा। और कम स्कोर कब मिलेगा? जब आपके यहाँ पर इन चारों चीज़ों की कंडीशन बहुत अच्छी होगी। अंडर नोरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टिलिटी की कंडीशन काफ़ी अच्छी होगी। मैं आपको समझाऊंगा आखिरकार ये चारों चीज़ें क्या हैं। एक बहुत रेलिवेंट पॉइंट हाथों हाथ अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर लेना, वो ये है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को तैयार कौन करता है। इसको तैयार किया गया है यूरोपियन एनजीओज के थ्रू। 2 एनजीओज नजर आते हैं, एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा वर्ल्ड हंगर हेल्पे। ये आपको दोनों नाम ध्यान में रखना है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक एनुअल रिपोर्ट है। इसको तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगती है। पिछले 5 साल का डेटा भी यहाँ पर ये लोग यूज़ करते रहते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। उसके बेसिस पर स्कोर्स आपको देखने को मिलते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, स्कोर में अगर 100 में से जिसके सबसे कम है वो ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा। दुनिया भर में आप देखोगे तो स्कोर को अलग अलग तरीके से देखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर जो स्कोर है, इंडिया का कितना स्कोर है, तो इंडिया का आपको लमसम, एक सेकंड में इंडिया का स्कोर लिख कर लाया था, वो चलो अभी आगे आएगा ना, तो आगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। उससे पहले साथ ही साथ चीज़ों को लाइन टू लाइन कवर करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें
देखो सिचुएशन जो खराब हुई है उसमें क्लाइमेट चेंज को भी बताया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा रोल है। रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो है आप कह सकते हो कि हंगर है वो और ज़्यादा बदतर हो चुका है। और अगर ऐसे ही चीज़ें चलती रहीं तो 2023 तक जो हंगर है, जो भुखमरी है, वो और ज़्यादा बुरे हालात क्रिएट करने वाली है, ऐसा आप कह सकते हो। लगभग इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है 44 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे हालात बहुत बुरे हैं, अलार्मिंग हंगर वाली कंडीशन है, ठीक है ना। और 46 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि बुरे हालात में आने वाले टाइम पर हो सकती हैं। 2030 तक वहाँ पे हालात थोड़े से ख़राब हो सकते हैं। तो अब हम लोग एट द लास्ट बात करते हैं कि सर ये जो इंडेक्स है इसमें टॉप परफॉर्मर कौन कौन है। तो टॉप परफॉर्मर में आता है बेलारूस, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, देन उसके बाद यहाँ पर चिली, चाइना और क्रोशिया। ये कुछ कंट्रीज़ है जो कि यहाँ पे टॉप परफॉर्मर के अंदर में आती हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में। अब बॉटम परफॉर्मर की बात करें जिनकी रैंक सबसे ज़्यादा बुरी है, तो लास्ट के परफॉर्मर है चैड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और येमेन। ये आपको बॉटम के अंदर देखने को मिलते हैं इस इंडेक्स में। बाकी इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया की जो रैंक है मैंने आपको बता दिया 107 है। बाकी श्रीलंका की रैंक 64 है। श्रीलंका भारत से आगे नज़र आता है इस इंडेक्स में। नेपाल की 81 है, नेपाल भी आगे है। बांग्लादेश की 84 और पाकिस्तान की 99 आपको देखने को मिलती है। इंडिया का जो स्कोर है वो यहाँ पर 29.1 है, यानी 100 में से 29.1 का स्कोर है। मतलब हमारे यहाँ पर जो हंगर है वो सीरियस कैटेगरी वाला नज़र आता है, आप ऐसा कहते हो। इवन अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की जो रैंकिंग है वो 109 के आसपास है। तो आप कह सकते हो अफगानिस्तान के साथ मैच करवा दिया इंडिया का, जिसको लेकर रिसेंटली काफ़ी बवाल भी हुआ था। रीज़न क्या था? सरकार ने क्या किया? सरकार ने यहाँ पर इस इंडेक्स को रिजेक्ट कर दिया है। क्या बोला कि आपका जो ये मेजर करने का तरीका है वो बिल्कुल गलत है। सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, सरकार मेंशन करती है कि इस इंडेक्स के अंदर केवल और केवल आप जब देखते हो ना 4 चीज़ों को देखा जाता है। उन 4 चीज़ों में केवल आप 3 चीज़ों के अंदर बच्चों की ही बात कर रहे हो, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का नाम बदलकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स फॉर चिल्ड्रन क्यों नहीं रख देते? क्योंकि आपने बच्चों का ही यहाँ पर डेटा लिया है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, वहाँ पर यूथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और आपने बच्चों का पॉपुलेशन का पूरा डेटा लिया हुआ है। तो इंडिया यहाँ पर इस चीज़ को लेकर एक कंसर्न दिखाते हुए इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देता है। दूसरी बात, भारत यहाँ पर बोलता है कि चलो ये 3 तो बात हो गई, ऊपर बचता अंडर नॉरिशमेंट है। और अंडर नॉरिशमेंट में केवल और केवल आप लोगों ने 3000 लोगों का सर्वे किया है, और भारत की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। 3000 लोगों के लेवल पर आप यहाँ पर इस प्रकार से इतने बड़ी पॉपुलेशन की कंट्री को जज नहीं कर सकते। ये बात बोलते हुए इंडिया ने इस इंडेक्स को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो कंट्रोवर्सी क्या थी, आई होप आप लोग ये बात भी समझ रहे होंगे। अब इंडिया का परफॉर्मेंस इन चारों ही इंडिकेटर में कैसा रहा, ये देखो। चाइल्ड वेस्टिंग होते क्या है? चाइल्ड वेस्टिंग मतलब होता है हाइट के हिसाब से वेट कम हो जाना, ठीक है ना। हाइट के हिसाब से वेट कम कब होगा? जब आपको एक अच्छा खाना नहीं मिलेगा, आप अंडर न्यूट्रिशन में चल रहे होंगे। फिर आता है अंडर नॉरिशमेंट। अंडर नॉरिशमेंट मतलब होता है कि आपको जब एक अच्छे लेवल में कैलोरी में फूड नहीं मिल पाता, यानी कि जैसे कि आपकी रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी की है, भैया 2000 कैलोरी तो आपको चाहिए ही चाहिए। ऊपर लोगे तो थोड़ा सा वेट गेन होगा, और इससे डाउन गया तो वेट लूज होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, जितनी कैलोरीज चाहिए उतनी कैलोरीज नहीं मिल पाती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंडर नॉरिशमेंट, प्रॉपरली बॉडी नरिश नहीं हो पा रही है। फिर आती है बात चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोटिलिटी की। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब है उम्र के हिसाब से हाइट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाना, उसके पीछे का रीज़न भी है अंडर न्यूट्रिशन। और चाइल्ड मोटिलिटी का मतलब है 5 साल से कम उम्र बच्चे की मृत्यु हो जाना, यानी 5वें बर्थडे से पहले ही बच्चे की मृत्यु हो जाना। तो ये भी कहीं ना कहीं एक दिक्कत पैदा करता हुआ नज़र आता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई है। तो देखो, बोला यह गया कि अगर हम इंडिया को देखें इन चारों चीज़ों में कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो चाइल्ड वेस्टिंग को देखोगे तो चाइल्ड वेस्टिंग लगातार साल ब साल इंक्रीज़ हुई है। 2014, 2015 और साथ में आप देखोगे 2000 लगातार इंक्रीज़ हुई है। पहले 17.15% थी, फिर 15.1% और अब की बार 19.3% आपको ये चाइल्ड वेस्टिंग देखने को मिलती है। इसी प्रकार से अंडर नॉरिशमेंट भी बढ़ा है। यहाँ पे आप देखोगे 2018 से 20 में अंडर नॉरिशमेंट 14.6% का था, और 2019 से लेकर 21 में 16.3% का आपको नज़र आएगा। फिर उसके बाद में बताया गया कि जितनी भी दुनिया भर की पॉपुलेशन है उसमें से एक अच्छी खासी पॉपुलेशन भारत के अंदर है जो कि भुखमरी से सफ़र कर रही है। बाकी बचे कुछ 2 इंडिकेटर, चाइल्ड मोटिलिटी और चाइल्ड स्टंटिंग। यहाँ पर भारत में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नज़र आया है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया है, थोड़ा सा। देखो, इस इंडेक्स के मुकाबले अगर हम लोग बात करें, इसके अकॉर्डिंग बात करें बेसिकली, तो 2014 में चाइल्ड स्टंटिंग 35.5% था, 2022 में थोड़ा सा इंप्रूव होकर 38.7% हो चुका है, ठीक है ना।
मैंने यहाँ पर उल्टा बता दिया। 38.7 यहाँ पर 2014 में हुआ करता था, अब 35.5% यहाँ पर 2020 में आपको ये देखने को मिलेगा। मैंने इसको उल्टा कर दिया था। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट देखने को मिलेगा। पहले यहाँ पर 4.6% था, ये कम होकर यहाँ पर अब 3.3% हो चुका है। क्लियर हुई बात? तो ये था पूरा का पूरा ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इन चीज़ों को प्लीज़ नोट डाउन कर लेना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे इंडिया न्यूजीलैंड के रिलेशंस के बारे में। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर आपको ये टॉपिक्स नज़र आ जाते हैं, यहाँ से आप इस आर्टिकल को लिंक कर पाओगे। सबसे पहले हम भारत और न्यूजीलैंड के रिलेशंस को जब डिस्कस करेंगे तो पहले न्यूजीलैंड को मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे ये हमारा महान भारत हुआ, और इंडिया के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर आता है देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड। इधर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे आपको ये न्यूजीलैंड नज़र आता है। और रिलेशंस को डिस्कस करते हैं आखिरकार ये न्यूज़ में क्यों है। क्योंकि भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने क्या किया, न्यूजीलैंड को रिसेंटली विजिट किया, ऑस्ट्रेलिया को विजिट किया। तो न्यूजीलैंड के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। न्यूजीलैंड के साथ में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, बैठ के बातचीत करी है कि कैसे हम एक दूसरे के रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। तो इसी वजह से हम लोगों को डिस्कस करना है आखिरकार भारत और न्यूजीलैंड के रिलेशंस कहाँ पर स्टैंड करते हैं। हिस्टोरिकल रिलेशंस की बात करें तो इंडिया और न्यूजीलैंड के रिलेशंस बहुत समय पुराने से ही देखने को मिलते हैं। इनकी रिलेशनशिप बहुत पुरानी है। इनके टाइज लगभग 1800 के आसपास बिलोंग करते हैं, जब इंडियंस सेटल होना स्टार्ट करे थे क्राइस्ट चर्च के अंदर में। तो इंडिया ने यहाँ पर इंडियंस सेटल होना स्टार्ट कर दिए थे 1850s के अंदर, आप कह सकते हो न्यूजीलैंड के अंदर। और 1890s तक सिचुएशन ये थी कि बहुत सारे जो पंजाब के लोग थे, गुजरात के लोग थे, वो सब न्यूजीलैंड गए थे 1890s के अंदर। इंडिया ने यहाँ पर बहुत सारी जगह पर आप कह सकते हो न्यूजीलैंड को सपोर्ट प्रोवाइड करवाया। बात करते हैं पॉलिटिकल रिलेशंस की, तो इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों के ही जो रिलेशन है, दोनों को ही यहाँ पर आप देख पाओगे लिंक देखने को मिलेगा कॉमनवेल्थ से, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज से। ये दोनों का ही एक बहुत बड़ा लिंक नज़र आता है, दोनों के अंदर ही ये चीज़ें फॉलो होती हैं। दोनों कंट्रीज़ यहाँ पर इंडिपेंडेंट नज़र आती हैं, और दोनों ही कंट्रीज़ यहाँ पर एक ही साल में इंडिपेंडेंट हुई है। 1947 में दोनों आज़ाद हुए, और 1950 से दोनों कंट्रीज़ ने अपने रिलेशंस को एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। जब रिलेशन को एस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया तो इन्होंने ट्रेड कमीशन को बनाया था व्यापार करने के लिए, बाद में इसको इन्होंने हाई कमीशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फिर दोनों ही कंट्रीज़ यहाँ पर दुनिया के अंदर शांति बनाने में काम करने लगे। फिर उसके बाद में ह्यूमन राइट्स को लेकर चर्चा करने लगे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में चर्चा करने लगे, कैसे आतंकवाद से लड़ा जाए उसके बारे में चर्चा करने लगे। कोविड-19 के समय पर, पैंडेमिक्स में समय पर आप देखोगे तो इंडिया और न्यूजीलैंड दोनों का ही एक कोऑपरेशन था, दोनों ने मिलकर साथ में काम किया है। अगर हम लोग बोलें तो भारत ने बहुत सारी तरीके से न्यूजीलैंड को सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाया था, वैसे न्यूजीलैंड का भी सपोर्ट मिला। आप देखोगे इन्होंने एक दूसरे को, जैसे कि भारत ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट मेडिसिन वगैरह भेजी थी, वैक्सीन यहाँ पर न्यूजीलैंड को प्रोवाइड करवाई थी, तो दोनों ही कंट्रीज़ का एक दूसरे को सपोर्ट मिलता रहा। व्यापार की बात करें तो 11वां लार्जेस्ट टू वे ट्रेडिंग पार्टनर जो है ना, वो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिला था साल 2020 के अंदर। तो साल 2020 के अंदर जो दोनों कंट्री का व्यापार हुआ था वो लगभग 1.80 बिलियन यूएस डॉलर्स का हुआ था, ऐसा यहाँ पर आप लोग कह सकते हो। एजुकेशन और जो टूरिज़्म है ये बेसिकली न्यूजीलैंड को सबसे ज़्यादा ग्रो करता है, न्यूजीलैंड को सबसे ज़्यादा देता है। मतलब भारत से बहुत सारे लोग एजुकेशन लेने के लिए न्यूजीलैंड में जाते हैं, टूरिज़्म के लिए भी न्यूजीलैंड में जाते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें तो आप समझ सकते हो कोरोना से पहले लगभग 15,000 के आसपास लोग यानी इंडियन स्टूडेंट्स गए थे न्यूजीलैंड के अंदर पढ़ाई करने के लिए। और बहुत सारे जो नंबर ऑफ इंडियन विजिटर्स हैं, साल 2018 के अंदर अगर हम लोग बात करें तो लगभग 70,000 के आसपास लोगों ने न्यूजीलैंड को विजिट किया था। तो मतलब ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। बाकी हम लोग एक दूसरे के साथ में व्यापार करते हैं, चीज़ों को खरीदते बेचते हैं। अगर बात करें तो इंडिया क्या इंपोर्ट करता है, इंडिया फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है, वुड पल्प हो गया, वूल हो गया, एडिबल फ्रूट हो गया, नट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम लोग न्यूजीलैंड से इंपोर्ट करते हैं। बाकी भारत एक्सपोर्ट क्या करता है न्यूजीलैंड को, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा वो है फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयाँ हो गया, प्रीशियस मेटल्स हो गए, जेम्स, टेक्सटाइल, मोटर व्हीकल्स, है ना,
नॉट नॉन नेटेड अपैरल, एक्सेसरीज, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया न्यूजीलैंड के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को भी शेयर करता है, जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज़ के बीच में व्यापार को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा भी मिलता है। दोनों कंट्रीज़ के बिजनेस को और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग इन्होंने अलायंस संगठन बना रखे हैं। जैसे एक का नाम है इंडिया न्यूजीलैंड बिजनेस काउंसिल और एक का नाम है इंडिया न्यूजीलैंड ट्रेड अलायंस। तो इस प्रकार के आपको बिजनेस अलायंसेस भी देखने को मिलेंगे। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका काम है भारत और न्यूजीलैंड के व्यापार को और इनके इन्वेस्टमेंट रिलेशंस को लगातार प्रमोट करना। अब बात करते हैं कल्चरल रिलेशंस की, तो जितने भी इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं जैसे दिवाली, होली, रक्षाबंधन, बैसाखी, गुरु पर्व, ये जो आपको अलग अलग फेस्टिवल्स देखने को मिलेंगे, ये सभी बहुत ज़्यादा उत्साह से सेलिब्रेट किया जाते हैं पूरे न्यूजीलैंड के अंदर में। बहुत सारी पॉपुलेशन इंडिया की रहती है, उसकी वजह से बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। न्यूजीलैंड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 2,50,000 के आसपास जो पर्सन्स है वो इंडियन ओरिजिन के हैं, एनआरआई हैं, और एक वास्ट मेजोरिटी आप कह सकते हो वहाँ पर देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों का परमानेंट घर भी नज़र आता है न्यूजीलैंड के अंदर में। तो ये बेसिकली यहाँ पर अपने आप में रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत करता है। तो आज का ये छोटा सा डिस्कशन था, आई होप आपको बहुत हेल्प करेगा, काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, काफ़ी कुछ नोट्स आपको मिल जाएंगे पीपीटी से, उसको डाउनलोड कर लेना। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।